देखिए आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एवं इसके घटक। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में केवल बोर्ड के हिसाब से नहीं, वैसे भी जानकारी हमें होनी चाहिए। भाई जब हम अर्थ पे जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हो उसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें मिस होने लग जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो पृथ्वी की बात की जाए, मान लीजिए ये अर्थ है आपकी और ये अर्थ का वो अक्ष है जिसके अबाउट में ये रोटेट कर रहे हैं, तो ये इसका हो गया घूर्णन अक्ष। इसमें इस वाले को आप कहोगे पृथ्वी का ज्योग्राफिकल भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भाई पृथ्वी में ध्रुव होते हैं, आप उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब इसको कहोगे आप इसका उत्तरी ध्रुव। लेकिन अब यहां क्या है, क्योंकि हम ये मान के वास्तव में हम यहां ये बताने जा रहे हैं आपको कि पृथ्वी खुद एक चुंबक है, लेकिन पृथ्वी जब चुंबक होगी तो उसमें दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। लेकिन वो ध्रुव चुंबकीय ध्रुव बोले जाते हैं और चुंबक में पहले से दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, लेकिन उनको भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। वैसे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, हम केवल नॉर्थ साउथ कह देते, लेकिन अब यहां दो तरह के नॉर्थ साउथ आ गए, एक तो भौगोलिक वाले नॉर्थ साउथ और दूसरा चुंबक वाले नॉर्थ साउथ। इसलिए नाम लगाना जरूरी है कि कौन सा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, कौन सा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, कौन सा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और कौन सा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इसलिए नाम लगाना जरूरी है। तो ये वाला जो पोल होगा उस पर मैं लिख रहा हूं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, GNP। GNP का मतलब हो गया भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और इस पे आप लिख दोगे ज्योग्राफिकल साउथ पोल, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई, और अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है। अगर आप इसके इक्वेटर की बात करें, एक ऐसे लाइन खींच दे तो इसको चुंबक का, इसको पृथ्वी का अक्ष कह रहे हो, तो ये लाइन जो होती है इसको कहते हैं पृथ्वी का निरक्ष, इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन। अगर आप एक प्लेन की बात करोगे ऐसे करके दिखाओगे तो ये पृथ्वी का इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा। भाई पृथ्वी तो क्या है, अंदर से तो ठोस है, एक गेंद की तरह है, और हम लोग जहां रह रहे हैं वो उस गेंद के बाहर के एरिया पे लटके हुए हैं, ऐसे करके चारों तरफ से, समझ गए ना। इसलिए जब आप इसकी बात करोगे तो ये जो भूमध्य रेखीय जो तल होता है, तो इसका मतलब समझ गए ना कि उसके भूमध्य रेखीय तल, यानी यहां पर जो चीजें रह रही हैं वो भूमध्य रेखा पर आ रही है। तो भूमध्य रेखा कोई एक लाइन नहीं है बल्कि एक सर्किल है, ऐसे करके चारों तरफ से जो बनेगा। भाई उस पर कहीं भी हो सकता है ना, तो इस तरह से ही उसको बोलते हैं। तो उस प्लेन को कहेंगे भूमध्य रेखीय तल, लेकिन ये या फिर इसको कहेंगे पृथ्वी का निरक्ष। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पृथ्वी खुद हमारी एक चुंबक है, तो उस चुंबक को और इसमें शो करने की बात करते हैं। तो हमने पृथ्वी को एक चुंबक माना और उस चुंबक को इसमें इस तरीके से शो कर दिया। ये पृथ्वी, यानी पृथ्वी के अंदर ही ऐसा कुछ है जो चुंबक का काम कर रहा है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा अलग से, ऐसा है नहीं कि तुम्हें दिखे वहां पे। आप सोचोगे हम पृथ्वी को खोदते चले जाएं तो हमें ऐसे चुंबक सी दिखेगी, ऐसी कोई तुम्हें छड़ चुंबक उसमें दिखाई नहीं देगी, बल्कि हमें ऐसे मान के चलना है कि पृथ्वी जब खुद चुंबक है तो उसकी शेप ऐसे करके छड़ चुंबक की तरह है उसके अंदर में। ठीक है, इसका मतलब उसके भी दो पोल होंगे। भाई जब चुंबक की बात आ गई तब तो आप जानते हो, वैसे भी आप जानते हो कि चुंबक के पोलों को तो अलग अलग कर ही नहीं सकते हम। इसका मतलब उसके अंदर चुंबक का उत्तरी ध्रुव भी होगा और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो चुंबक के वो जो दोनों पोल होंगे, अब उनकी बात की जाए तो चुंबक के जो दोनों पोल होते हैं वास्तव में भौगोलिक ध्रुवों के उल्टे होते हैं। इसका मतलब चुंबक वाला जो नॉर्थ पोल होगा वो तो यहां होगा और जो साउथ पोल होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, और इनको मिलाते हुए आप एक लाइन खींचोगे तो ये हो गई चुंबकीय अक्ष। भाई चुंबक के ध्रुवों को मिलाती हुई लाइन, कल ही बताया था वो, तो उसको आप चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये चुंबकीय अक्ष हो गई। और अब देखिए इसको आप क्या कहोगे, इसको मैग्नेटिक साउथ पोल कहोगे। अब इसलिए मैं उस पर नाम नहीं लिख रहा हूं, केवल एस और एन लिख रहा हूं, यानी जहां एस और एन लिखे वो चुंबक वाले हैं और जहां पर भौगोलिक थे उस पर मैंने भौगोलिक के रूप में लिख दिया GNP और GSP करके।
सही है ना? तो क्लियर हो गया, ये आपका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये उल्टे हैं, भौगोलिक ध्रुवों के विपरीत हैं। दूसरी एक और बात, विपरीत होने के साथ साथ ये उन पे कंसाइड नहीं कर रहे, एकदम उसी के ऊपर नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा हट करके है, वो आपको दिख भी रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि चुंबक वाला जो साउथ ध्रुव है वो भौगोलिक वाले उत्तरी ध्रुव के ऊपर है, ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हट करके है। बात क्लियर? तो अब अगर मैं इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन एक और खींच दूं ऐसे करके, तो उसको आप बताओगे चुंबकीय निरक्ष। ये आप जानते हैं, लंबवत रेखा जो होती है उसको निरक्ष कहा जाता है। तो इस वाली लाइन को कहा जाएगा चुंबकीय निरक्ष। तो फिलहाल हमने अर्थ के बारे में जो समझा, केवल अभी 4 ध्रुवों की बात हमने की है और 4 लाइनों की बात की है। 4 ध्रुव, एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, एक भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, एक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। एक भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली जो लाइन वो उसकी घूर्णन अक्ष हो गई, यानी पृथ्वी की अक्ष हो गई, और उसके परपेंडिकुलर लाइन पृथ्वी की निरक्ष हो गई। एक चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन चुंबकीय अक्ष हो गई और उसके लंबवत लाइन चुंबकीय निरक्ष हो गई। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई, और साथ ही साथ हम ये भी समझ गए कि ये पोल जो होते हैं आपस में कंसाइड नहीं करते और साथ ही साथ विपरीत होते हैं। एक का उधर दक्षिणी ध्रुव है तो चुंबक वाला फिर उधर उत्तरी है, सही है ना? तो ये चीज हमारे माइंड में बैठ गई कि भाई ये सिचुएशन होती है। अब क्या होता है, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी जिसकी हमें खासकर जरूरत पड़ती है, पहले उसकी बात की जाए, वो क्या है कि भाई पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि हम तो कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी पे बाहर की तरफ है, जो ग्लोब है आपका उस पर चारों तरफ है भाई, कहीं सिचुएशन इंडिया की है, कहीं साउथ अफ्रीका की है, कहीं पे अमेरिका की है, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो वो तो सब ज्योग्राफी में दिखा रखा है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। और अर्थ चूंकि 2 तरह का रोटेशन अर्थ के अंदर होता है, एक तो वो अपनी अक्ष पर भी रोटेट करती है, साथ ही साथ सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, तो वो चीज भी आपके माइंड में है, उससे भी कोई हमें परेशानी नहीं। अब मेन बात क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब जहां हम रह रहे हैं या कहीं भी सिचुएशन है, वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन की जब बात आती थी तो कल मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी डायरेक्शन की बात आया करे तो आप एक चुंबक बना दिया करो, नॉर्थ और ये साउथ, और केवल एक चुंबकीय बल रेखा खींच लिया करो। चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करते हुए फिर आगे बढ़ती है, बाहर ऐसा निशान और अंदर ऐसा निशान। तो अगर चुंबक के बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की बात करोगे तो वो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर अगर बात करोगे तो वो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, सही है? तो इसी तरीके से हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, पृथ्वी के जो नॉर्थ है, चुंबक वाला नॉर्थ जो है, उससे कुछ चुंबकीय बल रेखा निकालेंगे और ऐसे करके साउथ में एंटर करेंगे। आगे तक चला गया, थोड़ा ध्यान रखना है आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस तरीके से। तो ये किधर से जा रही है, इधर से जा रही है और ऐसे जा रही है। लेकिन आप, ये बहुत बड़ी अर्थ है, आप जहां रहते हो वो एक छोटी सी जगह होती है भाई। जैसे तुमने अब अर्थ को कहें कि अर्थ कैसी है तो आप कहोगे स्फेरिकल शेप में है या ओवल शेप में है, लेकिन तुम्हें कैसी दिख रही है, प्लेन दिख रही है, क्योंकि हम उसके एक छोटे से पोर्शन को देख रहे हैं। अगर हम अंतरिक्ष में जाकर के देखें, अंतरिक्ष से नजर डालेंगे जब अर्थ की तरफ, तो फिर हमें ये स्फेरिकल शेप में दिखेगी। जैसे कि भाई मून है, मून तुमको भी कैसी शेप में दिख रहा है, यहाँ से स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, लेकिन मून पर ऊपर जाकर के अगर हम वहां खड़े हो जाएंगे तो कैसा दिखेगा, प्लेन सरफेस दिखेगी, या थोड़ा ऊपर खावर दिख सकती है, लेकिन स्फेरिकल थोड़ी दिखेगी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी को थोड़ी देख पा रहे हो आप। बात समझ आ गई? तो हम कहीं छोटी सी जगह रह रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ रह रहे थे भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर कह रहे थे, तो वहां पर अगर आप लाइनों को देखोगे तो अब वो लाइन तुम्हें ऐसे दिखेंगी सीधी, लेकिन हम वहां पर जो डायरेक्शन की बात करेंगे, हम कोई पृथ्वी के ध्रुवों की थोड़ी बात करेंगे, हम तो पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों की बात करेंगे। हमें तो उसके जो उसकी ज्योग्राफिक वो लोकेशन है, हम तो उसके हिसाब से बात करेंगे ना।
इसका मतलब उस हिसाब से इधर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, और इधर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। तो वास्तव में इसकी जो दिशा हो गई वो गई साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी अब अगर क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए एग्जाम में, और उसमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो तुम बता दोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। साउथ और नॉर्थ, ये चुंबक वाले नॉर्थ साउथ नहीं है, बल्कि अब तो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सही है ना। और क्लियर करना चाहते तो फिर उसको ऐसे बोलना, पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा को ध्यान रखना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि भाई जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके यूनिटों की बात की, या खाली चुंबकीय क्षेत्र के यूनिट हमने पढ़े पहले चैप्टर में, जिसमें गॉस भी था सीजीएस यूनिट और टेस्ला था एमटीएस यूनिट। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, वो लगभग 10⁻⁴ टेस्ला के ऑर्डर का होता है। यानी आप एक तरह से 1 गॉस के आसपास उसको कह सकते हैं। जैसे दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली, क्योंकि प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम ये चीजें वेरी करती रहती है, क्योंकि पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब पृथ्वी लगातार रोटेट कर रही है तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें वेरिएशन आता रहता है प्लेस टू प्लेस के। भाई अमेरिका में देखें तो कुछ वैल्यू अलग हो सकती है, दिल्ली में देख रहे हैं तो कुछ वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो दिल्ली की बात करें तो 0.35 गॉस के आसपास उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि एक कमजोर फील्ड के रूप में उसको देखा जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और की जाए। देखिए, एक हम ये भी समझ गए कि भाई ये दोनों अक्ष जो है ये एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच में कोई ना कोई एंगल आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ एंगल उनके बीच में बन रहा है। अब यहां एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम, कि भाई हमारी जो पृथ्वी है, हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है, या हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक चुंबक है। तो क्या ऐसा कोई एविडेंस है हमारे पास जिससे हम ये क्लियर कह सकें कि पृथ्वी चुंबक की तरह काम करती है? उसके 3 पॉइंट हैं, उन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी चुंबक को फ्री लटका देते हो, तो जब हम किसी चुंबक को फ्री लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही जाकर के क्यों रुक जाती है? ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि भाई वहां पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो चुंबक को उस कंडीशन में अट्रैक्ट कर लेता है। ध्यान देना जरा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी चुंबक है, और ये जो चौक इसका निकला हुआ है, ये चौक इसका इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अब आप इसको फ्री लटका दें बीच में धागे से बांध करके, तो क्या होगा, कहीं भी लटकाओ आप, वो घूम करके उत्तर दक्षिण में आ जाएगी। तो वो उत्तर दक्षिण में ही क्यों आ गई? यानी इस चुंबक का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गया है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। तो क्यों आ गया? क्योंकि वास्तव में पृथ्वी के अंदर एक चुंबक थी। अब जब आप आपको दो चुंबक दे दी जाए, मान लो 2 चुंबक दे दिए आपको, और कहा जाए कि इनको आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन में रख दो, कभी भी सेम पोलों के साथ में रख करके आप उनको चिपका नहीं सकते, बल्कि आपस में अट्रैक्ट कब होंगी? जब विपरीत पोल होंगे। इसीलिए तो ऐसा होता है कि आप इस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो ज्योग्राफिकल उत्तर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि उधर चुंबक, पृथ्वी के चुंबक का उधर कौन सा ध्रुव है? साउथ। तो ये उस साउथ के अट्रैक्शन में आ गया, और इधर वाला जो है वो उस नॉर्थ के अट्रैक्शन में आ गया। बात समझ आ गई कि नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात से ये चीज निकल करके आ रही है कि एक चुंबक उत्तर और दक्षिण में क्यों रुक जाती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर खुद एक चुंबक है, और उसके जो ध्रुव है वो उल्टे हैं, उसके भौगोलिक ध्रुवों के विपरीत हैं। इसीलिए वो चुंबक के ध्रुवों को उत्तर दक्षिण में क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात भाई, तो पहला पॉइंट हमारा समझ में आ गया कि एक चुंबक को लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण में ही रुकती है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एक आयरन पीस लो
आपने मान लीजिए एक नरम लोहे का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को लेकर के आपने उसकी लंबाई, जिधर लंबाई ज्यादा हो उस ज्यादा वाली लंबाई को उत्तर और दक्षिण में रख करके जमीन में गाड़ दिया और काफी समय तक गढ़े रहने दिया, तो क्या देखोगे कुछ समय बाद कि उस लोहे के टुकड़े के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई है। वो लोहे का टुकड़ा जो है वो चुंबक बन गया है। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग चुंबक न बने, लेकिन उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे एक निष्कर्ष निकालने की बात मैं एक प्रैक्टिकल से आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। प्रैक्टिकल करूंगा तो नहीं, लेकिन एक बता रहा हूं, आप करके उसको देख भी सकते हो। मान लीजिए आपने एक चुंबक ले ली, आप एक छड़ चुंबक ले लो, अपने घर पे ले लो या लैब से ले लो, कहीं से भी ले लो। आपने एक छड़ चुंबक ली और एक आलपिन ले लो और आलपिन को चुंबक से चिपका दो, चिपक जाएगी लोहे की है। आलपिन चिपक गई, उसे चिपकी रहने दो 1 मिनट 2 मिनट तक। अब आलपिन को वहां से हटाओ और दूसरी आलपिन के पास लेके जाओ। क्या देखोगे कि वो आलपिन ने दूसरी आलपिन को थोड़ा सा अटैक किया। क्यों अटैक्ट हुआ? क्योंकि जो आलपिन इस चुंबक के संपर्क में रही उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई। हो सकता है कुछ समय बाद वो खत्म हो जाए उसमें से, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई। क्यों आई? क्योंकि वो उसके संपर्क में रही थी, उस वजह से आई और उसने दूसरी आलपिन को अटैक कर लिया, यानी उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चुंबक के साथ में किसी लोहे के टुकड़े को रख देते तो उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। और आप कह रहे हो कि पृथ्वी के अंदर अगर हम एक टुकड़ा गाड़ दें और उसमें भी चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसका मतलब तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई चुंबक है। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका मतलब पृथ्वी के अंदर चुंबक है। इस बात को हम क्लियर कर सकते हैं एक लोहे के टुकड़े को उसके अंदर गाड़ करके। 2 पॉइंट क्लियर भाई। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो है उदासीन बिंदुओं का पाया जाना। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदुओं का पाया जाना। अब ये थोड़ा सा आपके लिए अजीब लग रहा होगा कि ये उदासीन बिंदु क्या होते हैं और इनका पाया जाना क्या है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक के बीच में थोड़ा सा उदासीन बिंदुओं के टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है कि भाई उदासीन बिंदु क्या है और कैसे उसको समझा जाता है। नाम से तो लग रहा है आपको उदासीन, न्यूट्रल पॉइंट, यानी आप ऐसे पॉइंटों की बात कर रहे हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 हो जाए, जिस पर बी का मान 0 हो जाए। आप एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हो या ऐसे बिंदु की बात कर रहे हो। अब बी 0 कैसे हो सकता है भाई? अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो मैं ये कहूं कि यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है B1 और वो इस डायरेक्शन में है और आप कहोगे इसको 0 कर दो, तो इसे 0 करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि इसके बराबर और विपरीत डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दो B1, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और कोई तरीका है ही नहीं भाई। एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप उसको 0 करना चाहते हो, इसका मतलब उसके बराबर का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, 0 हो गया। अब क्या होता है अगर आप प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल करके आप चुंबकीय बल रेखाएं खींचें, और प्रैक्टिकल भी 2 तरीके से किए जाते हैं। वो दोनों तरीके कौन से मैं उसको भी समझाऊंगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन बना देते हैं और कभी कभी न्यूमेरिकल भी बताते हैं, उस बात को भी समझेंगे अब जब उदासीन बिंदुओं में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ले लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, और हमने एक मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट, और एक कागज ले लिया, और अब हमें चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, जो कागज हमने लिया मेज पर उस कागज को लगा दिया, फिक्स कर दिया, और कागज को फिक्स करने के बाद उस पर एक चुंबक रख दी, और चुंबक भी ऐसे रखी है कि चुंबक का जो नॉर्थ है वो इस नॉर्थ की तरफ है और साउथ साउथ की तरफ, यानी चुंबक के जो ध्रुव रखें वो जो ज्योग्राफिकल ध्रुवों की डायरेक्शन में रखते हुए आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। और अब आप चुंबकीय बल रेखा खींच रहे हो। चुंबकीय बल रेखा खींचना मैंने तुम्हें पिछली बार सिखाया है।
कंपास लेते हैं और कंपास में जो एरो का साइन होता है उसी की सीध में, जैसे ये एरो है तो सीध में लाइन लगाते लगाते नॉर्थ से शुरू करो और साउथ तक ले जाओ और इसी तरीके से पूरे पेज को भर लो। और पेज बड़ा दिखा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे पेज को भर लो ऐसे करके। जब आपका पूरा पेज भरने को होगा, आप क्या देखोगे, जैसे ये लाइन इधर से ऐसे जा रही है, कोई ऐसी जगह आएगी कि अब ये आगे जो सुई है ना वो यहीं से मुड़ जाएगी, ऐसे करके सुई घूम जाएगी। वो सुई, कंपास की जो सुई है ना वो घूम जाएगी। ऐसे इधर से तुम रखो तो कहीं से भी, ऐसा नहीं है यहीं से शुरू करे, तुम्हारा मन करे वहां रख दो उसको। मान लो आप यहाँ खींचना चाहते हो, यहाँ रख दी कंपास, उसकी सुई इधर आ रही है, ऐसे करके खींच दो। लेकिन कुछ जगह ऐसे इधर से ले जाओगे तो ये सुई इधर की तरफ घूम जाएगी, यानी यहाँ पर सुई रुकेगी ही नहीं। जिस जगह पे सुई रुक नहीं रही है, इसका मतलब भाई वो सुई किसको बताती है? वो सुई बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और वो वहां घूम जा ही नहीं रही है, घूम ही नहीं रही, इसका मतलब उस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया है। तो इस जगह पे एक बिंदु ऐसा आएगा और एक बिंदु ठीक इसके इधर आएगा ऐसा, और ये वास्तव में कहां होते हैं? इस चुंबक के निरक्ष पर। ये निरक्ष है चुंबक का। तो ये दो बिंदु मिलते हैं आपको, इसको N1 नाम दे दिया और इसको N2 नाम दे दिया। ये उदासीन बिंदु मिले इस चुंबक के लिए। अब आप बात करते हैं कि प्रैक्टिकल चुंबक के लिए कर रहे थे, चुंबक के आसपास सब जगह चुंबकीय क्षेत्र था, फिर ये दो बिंदु ऐसे क्यों मिल गए? डेफिनेटली इन बिंदुओं पर क्या हुआ है, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो हर जगह पे है, वो एक दूसरे के बराबर और क्या हो गया है? विपरीत हो गया है। और जब बराबर और विपरीत हो जाएगा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, और जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है उसी को कहते हैं उदासीन। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है वो मैं बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जब चुंबक के नॉर्थ को भौगोलिक नॉर्थ की तरफ रख करके चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं, तो बताइए उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होते हैं? तो तुम्हें बस आंसर में लिखना है निरक्ष पर। उदासीन बिंदु कहां प्राप्त हो रहे हैं? निरक्ष पर। और कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2। जितनी दूरी चुंबक से यहां ये होगा उतनी ही दूरी पर चुंबक से इधर ये होगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अब न्यूमेरिकल कैसे आता है? मान लीजिए इस चुंबक की लंबाई दे दी आपको 2L, और यहां से ये वाली दूरी है R। कल मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, एक चुंबक के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना और उसके निरक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इसका मतलब ये हुआ, इस चुंबक की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र B कितना आएगा? μ0/4 पाई, और निरक्ष पर आता था M/R3। अगर L की वैल्यू R के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, कम है तो, और नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला होता था, वो आप जानते हो भाई। दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकती है ना, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर कम होगी तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, कम नहीं होगी तो वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ किसका? इस चुंबक का। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होना चाहिए? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के। और देखिए हम जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैंने इस टॉपिक में लिखा भी है, घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, घटक में होता है उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। और भी बातें होती है लेकिन 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। लेकिन हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कागज पर। कागज पर जो काम आप करते हो, और एक ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे है, ऊर्ध्वाधर घटक का उसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वहां तो जो काम करेगा वो क्षैतिज वाली चीजें काम करेंगी ना। इसलिए जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं अर्थ पर रह करके, इसका मतलब वहां पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काम में आने वाला होता है वो कौन सा होता है? क्षैतिज घटक। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाएगा। यानी आप इसको बराबर रख देना BH, H का मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो जो भी पूछेगा वो इससे निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी आप BH लिख दोगे μ0/4 पाई M/R3, ये BH लिख दोगे। वैसे ये वाला तो चुंबकीय क्षेत्र किसका है? चुंबक का, और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, और दोनों को आप क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे।
तो एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होता है, बस ऐसे ध्यान रखो, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होता है तो उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए ये इसी प्रैक्टिकल को अब की बार आप कर रहे हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब की बार आपने क्या किया, चुंबक को बदल दिया, यानी इधर चुंबक का साउथ पोल ले लिया और इधर नॉर्थ पोल ले लिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर देते हैं, फिर से बल रेखाएं खींचेंगे तो वो जो बिंदु आ रहे थे ना, जहां चुंबकीय सुई कंपास की सुई वहां रुकती नहीं थी, अब वो बिंदु निरक्ष पर ना करके अब की बार अक्ष पर मिलते हैं हमें, N1 और N2। तो दो क्वेश्चन बने आपके लिए जो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में, कि अगर हमारा चुंबक का नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है तो बताइए कहां मिलेगा, निरक्ष पर, और नॉर्थ अगर साउथ की तरफ है तो कहां मिलेगा, अक्ष पर। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब इस केस में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो क्या होगा, मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से ये इसकी जो दूरी है वो r है, तो अब यहां पर जो BH का मान होगा, BH का मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता था वो आता था μ0/4π और 2m/r³। अब की बार ये होगा, हालांकि अगर L उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है तो जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया फिर उसको बराबर रख देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा उदासीन बिंदुओं से संबंधित, जो छोटी सी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, और कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा तो वो भी आप इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चूंकि टॉपिक हमारा ये आया था, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे थे कि उदासीन बिंदुओं का पाया जाना, तो जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उदासीन बिंदु पाए जा रहे हैं, अब और कोई तो चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, तो डेफिनेटली वो ये इंडिकेट करना चाहता है, वहां से ये चीज क्लियर होकर के आ रही है कि अर्थ पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, और वो चुंबकीय क्षेत्र अर्थ का ही चुंबकीय क्षेत्र है। इसलिए इस बात से भी क्लियर होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो तीन बातें हो गई, एक उदासीन बिंदुओं का पाया जाना, दूसरी एक लोहे के पदार्थ को अगर नॉर्थ साउथ में रख करके गाड़ देते हैं तो वो भी चुंबक बन जाता है, और तीसरा अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में रुकती है। इस बात से भी, यानी तीनों बातों से ये क्लियर हो जाता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है। बात क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या किया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझ लिया, इस फिगर के माध्यम से सारी चीज, उसकी डायरेक्शन को हम समझ गए, और ये टॉपिक आपका केवल कहां तक का, केवल यहां तक का, यहां तक का जो पॉइंट है वो आपका क्लियर। अब उसके क्या रह गए, उसके घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। देखिए मैंने अब की बार इस साल वाला सिलेबस अभी देखा नहीं है, अगर सिलेबस में घटक हैं तो एक क्वेश्चन आपका घटक से 100% पूछा जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, और हर साल आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब उन घटकों की बात करते हैं। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जब घटक की बात आती है तो इसके तीन घटक हैं। कभी कभी तो सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के नाम लिखिए। ठीक है ना? तो घटकों के नाम अगर आ जाए तो सिंपल आप घटक के नाम लिख दोगे। एक क्या होता है, पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा होता है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी एंगल ऑफ डिप दूसरे को कहते हैं। और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी जिसको आप बोलते हो BH। हालांकि ऊर्ध्वाधर घटक भी होता है, लेकिन जो काम में आने वाली चीजें हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जब हम कोई काम करते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक का उसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए तीन चीजें होती हैं। तीन चीजों में पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मान लो उसको थीटा मान लिया आपने, या कुछ बुकों में अल्फा मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, मान लो उसको थीटा मान लिया। और तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन इन तीनों चीजों को समझने के लिए, इन तीनों चीजों को समझने के लिए पहले हमें दो पॉइंटों को समझना होता है।
और वो 2 पॉइंट कौन से हैं, यानी कुल मिला के 5 चीजें हैं, ऐसे मान लीजिए, छोटी छोटी चीजें, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी 5 चीजें। और वो 2 पॉइंट कौन से? पहला पॉइंट है भौगोलिक यानोत्तर, दूसरा पॉइंट है चुंबकीय याम्योत्तर, एक भौगोलिक याम्योत्तर हो गया, दूसरा चुंबकीय याम्योत्तर हो गया। जब तक आप इन दोनों को नहीं समझोगे ये तीनों चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों को समझना है। और बड़े भले ऐसे लग रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन, लेकिन ये वास्तव में 2 प्लेन हैं, ये तल हैं 2। ये क्या है? 2 तल। अब ये कौन कौन से तल होते हैं उसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसके जो लंबक तल होता है, उसके से जाने वाला जो तल होता है, ये वाला तल ऐसे करके जोड़ोगे। इस लाइन के जो ऊपर तल जो हो गया, इस तल को कहते हो आप ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। दूसरा चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी चुंबक को फ्री लटका दिया, फ्री लटका दो तो उत्तर दक्षिण में रुकती है, थोड़ा सा अलग होती है एकदम, क्योंकि मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो थोड़े से इन भौगोलिक पोलों से अलग होते हैं, इसलिए जो जिस चुंबक को हम लटकाते हैं वो भौगोलिक पोलों पे न रुक करके मैग्नेटिक पोलों पे रुकती है, तो वो थोड़ी सी अलग रुकेगी, क्योंकि मैग्नेट भाई अर्थ वाली मैग्नेट ये, इसलिए हम जो चुंबक लटकाएंगे वो भी थोड़ा सा इन पोलों से अलग होगी। सही है ना? अब ये लटका दिया आपने, अब ये लटकाने पर ये मान लो नॉर्थ है और ये मान लो साउथ है, तो इन नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है उसके जो लंबक तल होगा, ये वाला तल, उसको कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिए अच्छी तरीके से। भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है, उसके जो लंबक तल जा रहा है, परपेंडिकुलर लाइन उसी में होनी चाहिए, उस तल को कह रहे हो आप भौगोलिक याम्योत्तर। और अगर किसी चुंबक को फ्री लटका दें, फ्री लटकाने पर उसके नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन पर जो तल है लंबक, उसको कह रहे हैं चुंबकीय याम्योत्तर। इसका मतलब ये जो दोनों तल होंगे डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कोण बनाएंगे, एक दूसरे के साथ एक एंगल बनेगा इनके बीच में। अब एंगल लेकिन 2 तरीके के, क्योंकि तल का मतलब ये नहीं है भाई ये ऐसे करके तल है, मान लो ये 2 तल है, ये है 2, तो एक एंगल तो इधर से बन गया, एक एंगल उधर से बन गया। मान लीजिए तल को मैं 2 लाइनों से दिखा रहा हूं ऐसे करके, तो एक एंगल तो ये बन गया, एक एंगल इधर से भी तो बन गया ये, यानी एक एंगल छोटा एंगल होगा जिसको न्यून कोण कहती हो, और एक एंगल बड़ा हो जाएगा जिसको आप एक तरह से अधिकोण तो नहीं कहेंगे, उसको का नाम कुछ अंग्रेजी में अलग होता है। अधिकोण के लिए तो एक्चुअल में क्या यूज किया जाता है, जो कोण हमारा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसको अधिकोण बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो एंगल होगा वो 180 से भी बड़ा हो जाएगा। वैसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा उसको, पर समझ गए ना आप बात, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो न्यून कोण बनता है, अब देखिए पहली डेफिनेशन समझ रहे हैं हम, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को समझ रहे हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन केवल क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह रहे हैं। आप इसको हिंदी में इसको बोलते हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और दूसरा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसको कहते हैं नमन कोण या नत्य कोण भी बोल देते हैं, नत्य कोण, किसी भी नाम से आ जाए आप ध्यान रखेंगे। और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ओरिएंटल कंपोनेंट। तो कभी कभी केवल नाम पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों नाम बता दूंगे, दिक्पात का कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब फिर इनकी परिभाषाओं पे आएगी, कभी कभी एक नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली, कभी इसकी परिभाषा पूछ ली, कभी इसके बारे में पूछ ली, और न्यूमेरिकल जो बनता है वो इससे बनता है। तो पहली बात, इनकी परिभाषा समझने के लिए भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर आपकी समझ में आ जाए। सिंपल सा दिक्पात के कोण की परिभाषा हो गई, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं,
और मान लो इसे अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। हालांकि डिनोट करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, इसलिए उसके लिए कोई वर्ड फिक्स मत करो, सही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए बात, अब किसकी बात आती है, नमन कोण कि भाई नमन कोण फिर कौन सा है, नमन कोण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जब इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा एक डिप सर्किल को, डिप नीडल, ये क्या चीज होती है। जैसे आपकी कंपास है ना, कंपास जो होती है वो क्षैतिज तल में घूमती है। उसमें जो कंपास में सुई है, ये सुई है कंपास की, कंपास में एक ऐसी डिब्बी सी है, उस डिब्बी में एक मैग्नेट की है, वो एरो शेप की मैग्नेट लगी हुई है और वो क्षैतिज प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है, ऐसे करके घूमने के लिए, उसको कंपास कहती हूं। एक होता है डिप सर्किल। डिप सर्किल में क्या होता है, उसमें भी कंपास की तरह ही एक सुई होती है, मैग्नेटिक नीडल, लेकिन वो मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है, ऐसे करके, मतलब ऐसे बीच में से होकर के, मान लीजिए एक तार या कोई भी चीज बीच में से होकर के लगा दी है और इधर से उसको फिक्स कर दिया, अब ये फ्री है घूमने के लिए। अब तुम कहीं भी जाओ अर्थ पे लेकर के, इसे अर्थ पे लेके घूम रहे हो, आप भारत में आ गए, अमेरिका में चले गए, नॉर्थ पोल पे चले गए, साउथ पोल पे चले गए, ये घूमने के लिए फ्री है, ये घूमती रहती है कहीं ना कहीं, सही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बनाती है, किसके साथ, क्षैतिज दिशा के साथ। तो ये जो डिप नीडल हो गई आपकी, या चुंबकीय सुई कह लो, एक ही बात है, ये जो चुंबकीय सुई हो गई, लेकिन कौन सी चुंबकीय सुई, जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। अब आप जब इसे लेकर के पृथ्वी के किसी भी जगह पर जाते हैं तो ये क्षैतिज के साथ एक कोण से घूम जाती है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे करके दिखा रही हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, और एक एरो टाइप से भी दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इसमें एक ऐसा चिन्ह सा बना होता है, वो नॉर्थ पोल को बताता है। तो ये ऐसे बंधी हुई है, ऐसे करके इससे लटकी हुई है, ये ऐसे करके, और ये वाली लाइन वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल से घूम जाती है। भाई हॉरिजॉन्टल तो जब ये ऐसे होगी तो ये हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में है, और अगर ये ऐसे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एक एंगल बना लिया, ऐसे हो गई तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया, समझ गए ना। तो ये जिस एंगल से, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल बन रहा है, इट इज कॉल्ड नमन कोण, नति कोण, इसको कहते हैं हम नमन कोण। बात समझ आ गई कि नहीं। इसे दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इसकी परिभाषा दो तरीके से आप दे सकते हो। दो तरीके से कैसे दोगे, देखिए, ये जो कंपास होती है ना, ये भी कंपास ही है, बस ये वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। ये हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, इसीलिए तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में घूमती थी, लेकिन जब वर्टिकल प्लेन में घूमेगी तो वहां भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। अब कंपास जो थी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करती थी, क्योंकि वो केवल वर्टिकल प्लेन में घूम रही है, उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, तो केवल उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रही है। लेकिन जो सुई ऐसे घूमेगी, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा निकल करके, उस वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बात को समझ रहे हो ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुई है, ये सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, सीधी सी बात ये आ गई। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हो BE, और BE है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और ये क्या है भाई, ये क्षैतिज दिशा है, ये तो क्षैतिज दिशा है, ऐसे करती है बस। तो आप एक परिभाषा तो यही दे सकते हो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन वो भी रिजल्टेंट वाला, ना हॉरिजॉन्टल वाला ना वर्टिकल वाला, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ में जो कोण बनाता है, उस कोण को हम नमन कोण कहते हैं, नति कोण कहते हैं। बताइए बात समझ में। और या फिर क्या कह सकते हो, या फिर दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हो। दूसरी परिभाषा सिंपल सी है, ऊर्ध्वाधर तल में घूमने वाली चुंबकीय सुई, ऊर्ध्वाधर तल में घूमने वाली चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को कहते हैं नति कोण, नमन कोण। तो दोनों चीजों को समझिए, रटने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए हमारी, सही है ना। मेन तो हम इससे निकाल रहे हैं, सुई से, तो सुई से परिभाषा दे दो। लेकिन अब सुई किसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, तो वहां से परिभाषा दे दो। दोनों बातें आपके माइंड में रहेंगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि भाई ये थीटा है, यानी ये नमन कोण है, ये नति कोण है। और इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, अगर आप इस डिप सर्किल को
ऊर्ध्वाधर तल में घूमने वाली सुई को लेकर के भूमध्य रेखा पे पहुंच जाते हो, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पे, तो ये ऐसे हो जाती है बिल्कुल समांतर, यानी ये पृथ्वी के तल के समांतर हो गई उसकी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0। और जब आप पोल्स पे पहुंच जाते हो तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है उसकी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो कुल मिला के ये आ गया कि नमन कोण का मान भूमध्य रेखा पर तो 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर उसका मान 90 डिग्री। तो कभी कभी एक नंबर में यही क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ध्रुवों पर, पोल्स पर, या ध्रुव का नाम ले दे कि दक्षिणी ध्रुव पर, अब चाहे वो दक्षिणी हो या उत्तरी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। और आपसे मान लो कभी तो जीएस में ज्योग्राफी और चेक करने लग जाए तुम्हारी, और ज्योग्राफी में मतलब ये, ज्योग्राफी की नॉलेज का मतलब ये कि कोई ऐसे कंट्री का नाम ले दे जो भूमध्य रेखा पे आ रहा है, या किसी ऐसे सिटी का नाम ले दे जो भूमध्य रेखा उस सिटी से होकर के जा रही है, और वहां पर कहे कि नमन कोण का मान बताओ, तो अब तुम समझ जाओगे कि भाई ये शहर, तो उसके लिए जानकारी होना जरूरी है ना ज्योग्राफी की, कि ये शहर भूमध्य रेखा पर पड़ता है, और भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो नमन कोण भूमध्य रेखा पे क्या होता है, 0 डिग्री। तब आप बताओगे कि हाँ 0 डिग्री है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दो चीजें क्लियर भाई, दिक्पात का कोण क्लियर और नमन कोण क्लियर, ठीक है। अब हमारा तीसरा है BH, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, और इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है बड़ा आसान न्यूमेरिकल होता है और इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए हम दो तल लेकर के चल रहे हैं, एक तल तो हमारा ये है, और ये तल वास्तव में जो हमारी मैग्नेट रखी थी उस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से जाने वाला लंबवत तल है, यानी ये एक तरह से चुंबकीय याम्योत्तर है। आप अगर इसमें दिखाना चाहो तो ऐसे करके उसको दिखा सकते हो, मैग्नेट, यानी मैग्नेट से होकर के जा रहा है ये तल, सही है। यानी ये हो गया, ये हमारा नाम देना चाहो आप PQRS, तो ये जो तल है ये हमारे चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करने वाला तल हो गया। दूसरा तल आपने ऐसे करके दिखा दिया इसके साथ, L, P और M और वहां पे मिल गया। ये जो तल है ये मान लो भौगोलिक याम्योत्तर को दिखा रहा है, क्योंकि दोनों तलों के बीच में थोड़ा सा एंगल आता है, ये आप भी जानते हो। अभी अर्थ से मैं दोबारा समझा सकता हूं आपको। देखिए, इससे जाने वाला लंबवत तल और जो सुई रुकेगी वो थोड़ी सी अलग करके रुकेगी, तो उससे जाने वाला लंबवत तल, वो दोनों एक दूसरे के बीच में एक एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सही है ना। तो अब इस तरीके से इन दोनों तलों के, ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर, और ये वाला हो गया चुंबकीय याम्योत्तर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था अल्फा, ये हो गया दिक्पात का कोण। और ये जो चुंबकीय सुई थी ये वाली, मान लो ये एन था उसका, तो ये डायरेक्शन बता रही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की, और ये दिशा हो गई हॉरिजॉन्टल दिशा। तो इस BE का इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल दिशा के साथ में जो कोण होता है वो हो गया आपका नमन कोण, ठीक है। और इस वाले पर लंबवत जो घटक होगा वो ये वाला लंबवत घटक हो जाएगा, उसको मान लेना BB। तो पूरी तीनों चारों चीजें आपके इस फिगर में आ गई, चुंबकीय याम्योत्तर इसमें आ गया, भौगोलिक याम्योत्तर इसमें आ गया, दिक्पात का कोण इसमें आ गया, नमन कोण इसमें आ गया, BH इसमें आ गया, और BH के साथ साथ दो फालतू की चीज और आ गई, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मेन है BE और उसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी लंबवत घटक BB। क्लियर। अब देखिए न्यूमेरिकल कहां से आता है। न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फॉर्मूला लंबे चौड़े नहीं है, और फॉर्मूले याद न रहे तो ये फिगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले तो कई बन सकते हैं लेकिन फिगर से तुम सब कुछ अपने आप निकाल दोगे थोड़ी सी देर में। अल्फा का कोई रोल ही नहीं होता है, जो न्यूमेरिकल नॉर्मली न्यूमेरिकल आते हैं उसमें अल्फा का कोई रोल नहीं होता है, केवल रोल होता है BH, BB, BE और थीटा का, नमन कोण का, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब सबसे पहले आप मान लीजिए BH और BB में रिलेशन लेके आना है। न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से आ सकता है, इनमें से किसी की वैल्यू दे दी जाए आपको, 1, 2 की, और तीसरे की वैल्यू पूछने लग जाए, तो आप इसमें पहले cos थीटा की वैल्यू निकालो। तो अगर इसी फिगर से मैं cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा इज इक्वल,
तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है BH और कर्ण है BE, तो ये हो गया BH अपॉन BE, और यहां से BH की वैल्यू हो जाएगी BE cos थीटा। एक फॉर्मूला आ गया साहब आपके पास। मान लो अभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना है और वहां पर नमन कोण इतना है, तो उसका क्षैतिज घटक बताओ। हो गया ना सॉल्व? BH इक्वल टू BE cos थीटा। ठीक है, दूसरा साइन थीटा ले लो। चलो अब की बात इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसमें। अब की बात साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा जब ये BV है तो ये वाला भी BV हो जाएगा, इसका मतलब लंब बटे कर्ण करेंगे तो ये हो जाएगा BV अपॉन BE, और यहां से BV की वैल्यू निकल के आ जाएगी BE साइन थीटा। ये आपका सा दूसरा फॉर्मूला आ गया, और समीकरण भी 2 मान लेना, लेकिन फॉर्मूले भी अलग से याद होने चाहिए तुम्हें ये, और ना याद हो तो फिगर याद रहना चाहिए, वहां से साइन थीटा cos थीटा लेके अपने आप निकल के आ जाएगा। अगर मान लो वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है तो ये वाला लगा दो कि वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए दोनों का डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? BE से BE कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, और tan थीटा की वैल्यू हो गई BV अपॉन BH। अब की बार क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दे दिए और तुमसे कह के नमन कोण बताओ, आप सॉल्व कर दोगे। या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दे और नमन कोण दे दे और वर्टिकल कंपोनेंट पूछे, या वर्टिकल दे दे नमन कोण दे दे हॉरिजॉन्टल पूछे, आप यहां से निकाल दोगे तीनों में से 2 देने पर तीसरे को। ठीक है, और एक और चीज, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा BH स्क्वायर और BV स्क्वायर प्लस का, और BE स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहां से BE स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और उससे भी एक और अच्छा तरीका, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस फिगर में। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा BE स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और BE की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। चाहो तो वर्ग करके जोड़ के निकाल लेना, या चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, अपने आप सॉल्व हो करके B, यानी अगर BH और BV दोनों दे रखे और फिर पूछे रिजल्टेंट तो आप जानते हैं कि भाई कैसे निकलना है। परिणामी किसी भी सदिश का परिणाम ही निकालते थे उसके घटकों से, तो वो तो आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि घटक हमेशा लंबवत होते हैं आपस में, यानी उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो अपने आप निकाल दोगे। ठीक है ना, उसको इस तरीके से निकालें। तो ये टॉपिक जो है कंप्लीट टॉपिक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके घटकों का। और खास बात अब ये है इसमें कि थीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की वैल्यू टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। यहां पर कुछ है, दूसरी जगह देखोगे अमेरिका में वहां कुछ अलग वैल्यू होगी, आज यहां पर कुछ है, 10 साल बाद देखोगे तो कुछ वैल्यू अलग होगी, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है, उसकी वजह से उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि भाई अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म का रीजन क्या हो सकता है। हालांकि ये रिसर्च का बिंदु है, इस पर अभी रिसर्च और भी चल रही है, लेकिन अभी तक जो बातें हैं कि अर्थ की कोर में क्या है, कुछ आयरन वगैरह कुछ इस तरह की मेटल्स हैं, और आयरन वगैरह के अंदर इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन भाई एटम के अंदर आप देखते हो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस पर भी अभी एक टॉपिक आएगा, उस पर और भी अच्छी तरह से तुम समझोगे। तो उनकी वजह से उसमें एक करंट की वजह से, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसके अंदर क्या हो सकता है, मैग्नेटिज्म पॉसिबल है। और भी रीजन हो सकते हैं, और ये रिसर्च का पॉइंट है, चल भी रही है इस पर रिसर्च, लेकिन कुल मिलाकर के अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट